चैप्टर नंबर 10 टॉपिक है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान से सुनिए। आपके पास मान लीजिए दो वेक्टर हैं, a1i b1j c1k, और एक बी वेक्टर है a2i प्लस b2j प्लस c2। आपसे कहा जाए अगर इसकी डॉट निकालनी है तो आपको पता है भाई a1 आई वाले की आई वाले से, जे वाले की जे वाले से, के वाले की के वाले से कर कर a1 a2 b1 b2 c1 c2 इसकी डॉट प्रोडक्ट आ जाती है। अब बात आती है हमारे पास कि हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो उसका फंडामेंटल होता है कि आई जे के डिटर्मिनेंट की आप पहली रो लिख देते हैं, दूसरी रो में पहले वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स a1 b1 c1, a2 b2 c2 दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स, और इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो क्रॉस प्रोडक्ट होगी, अपने आप में एक वेक्टर होगी। इसीलिए इस प्रोडक्ट को, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। एक्सपेंड करना आप सभी को आता है। आई ये कैंसिल b1 c2 माइनस b2 c1 माइनस जे ये कैंसिल a1 c2 माइनस a2 c1 प्लस का k ये कैंसिल a1 b2 माइनस a2 b1। तो आप ध्यान से देखें कि ये अपने आप में एक वेक्टर है, इसी वजह से हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है जी, क्रॉस प्रोडक्ट को। आप लोगों ने पढ़ा था i डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है। इसमें क्या होता है, अगर हम i की क्रॉस j के साथ करते हैं तो k आता है, j की क्रॉस k के साथ करते हैं तो i आता है, और k की क्रॉस i के साथ करते हैं तो j आता है। ठीक है जी, साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। अगर ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया तो माइनस लग जाएगा, क्योंकि वेक्टर है, डायरेक्शन पलटते ही नेगेटिव साइन लग जाता है। नेगेटिव ऑफ वेक्टर आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा था। तो साइक्लिक ऑर्डर का क्या मतलब है, सुन लो समझ लो। ये आई, ये जे और ये के, तो आई की जे के साथ डॉट करी, क्रॉस करी, के आ गया, जे की के साथ करी, आई आ गया, के की आई के साथ करी तो जे आ गया। लेकिन अगर सेम के साथ क्रॉस हो जाए, आई क्रॉस आई हो जाए, या जे क्रॉस जे हो जाए, या के क्रॉस के हो जाए, तो वो हमेशा जीरो होती है। किसी भी वेक्टर की अपने आप के साथ यदि हम क्रॉस कर रहे, भाई ये भी तो अपने आप में आई जे के वेक्टर ही तो है, यूनिट वेक्टर्स हैं ये। तो ये अपने आप में एक वेक्टर है। तो किसी भी वेक्टर की अपने आप से जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा आती है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं भाई क्यों आती है, ये क्या फंडामेंटल हुआ जीरो आती है, हमने तो पढ़ा नहीं है। पढ़ा होगा फिजिक्स में, याद नहीं, भूल गए। तो कोई बात नहीं, अगर हम दो वेक्टर सेम सेम ले रहे एक रो से, तो दूसरी रो में एक एक कंपोनेंट, तीसरी रो में भी एक एक कंपोनेंट। पढ़ा था डिटर्मिनेंट के अंदर, व्हेन द टू रोज आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज क्या, वही तो कंसेप्ट है। तो ये जो कंसेप्ट आया कि हमारे पास की किसी भी वेक्टर की अपने आप से क्रॉस जीरो होती है, वो बेसिकली डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट है हमारे पास। क्लियर होगी बात यहां तक सभी को, कोई परेशानी दिक्कत इतने तक। इसके बाद जैसे आप लोगों ने लिखा था कि भाई ए क्रॉस डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी से लिख लें अपने पास अगला पॉइंट कि ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जो ए क्रॉस बी है हमारे पास वो अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। नोट कर लें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है सर। आपने पढ़ा था ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए के, पढ़ा था आपने। लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं होता, याद रखना। ए वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, वो उसके नेगेटिव के इक्वल होता है। ठीक है जी, वो क्योंकि एक वेक्टर है तो ऐसा करने से वो उसके नेगेटिव के इक्वल होता है, ये बात नोट कर लें अपने पास। और इसी प्रॉपर्टी के बिहाफ पर जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा था ना, आई क्रॉस जे के था, तो अगर जे क्रॉस आई आ जाएगा तो क्या होगा? हाँ जी, तो जे क्रॉस आई इक्वल्स टू माइनस के, ऐसे ही के क्रॉस जे इक्वल्स टू माइनस आई, और ऐसे ही आई क्रॉस के इक्वल्स टू माइनस जे। कोई परेशानी दिक्कत? क्लियर है भाई यहां तक सभी को? किसी भी वेक्टर की अपने आप से क्रॉस, आपको बताई मैंने अभी, क्या होती है? जीरो। आप लोगों को प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके इक्वल था? मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का, बट ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना? जीरो। ठीक है जी, जीरो वेक्टर कह लो या जीरो कह लो, बात एक ही है। जीरो वेक्टर कह दो आप इसे, मैग्नीट्यूड तो जीरो ही होगा उसका। तो क्योंकि क्रॉस अपने आप में एक वेक्टर होती है, तो इसलिए हम इसे जीरो वेक्टर का नाम दे देते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का विद द हेल्प ऑफ डॉट। क्या फॉर्मूला था? cos थीटा इक्वल दोनों की डॉट अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। यही पढ़ा था फार्मूला। क्रॉस में क्या होता है हमारे पास? टॉपिक है आपके पास एंगल बिटवीन टू लाइन। कभी एंगल निकालना हो तो वैसे मैं आपसे यही कहूंगा कि आप डॉट का यूज करना, क्रॉस का यूज मत करना, क्योंकि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी पड़ती है और वो लंबा प्रोसेस है। डॉट आसानी से निकलती है, तो इसलिए इट इज बेटर इफ यू अप्लाई फार्मूला फॉर कॉस थीटा। यहाँ पे फार्मूला लगता है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, कहा मैंने आपसे दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला हमारे पास चलता है। अच्छा, अगर थीटा 90 हो जाए तो साइन 90 की क्या वैल्यू होती है? हमने लिखा है यहाँ पर कि इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। हाँ जी, डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। दोनों अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटीज की जब मल्टीप्लाई डॉट लगता है तो मतलब मल्टीप्लाई से होता है। वेक्टर होता तो हम सोचते हैं कि यहाँ डॉट है या क्रॉस है, ये मल्टीप्लाई है। क्योंकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने आप में एक क्वांटिटी, वेक्टर तो है ही नहीं कहीं, तो इसलिए नंबर है ये 2, 5, 7, √3, √2 कुछ भी हो सकता है। उनकी जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे डॉट नहीं लगा रहे हैं, ये डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है जी, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, फॉर्मूला भी यही बोला मैंने आपको। ठीक है, अगर थीटा 90 हो जाता है, साइन 90 की वैल्यू कितनी? 1। तो ये आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसे इधर भेज दें। इट इम्प्लाइज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये कंडीशन है किसकी भला? जब वेक्टर कैसे हो? परपेंडिकुलर। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस प्रॉपर्टी का यूज मत करना, पता होनी चाहिए। अगर आपको दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिखाने हैं तो आप ये मत दिखाना, आपको अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिखाने हैं तो आप उनकी डॉट निकालना। डॉट जीरो आ गई तो वो परपेंडिकुलर होंगे, या फिर आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल लेना, बात वही है, यही चीज डॉट होती है। तो अगर ये जीरो आ गई तो आप कह देंगे कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अगर थीटा जीरो हो जाए, साइन जीरो कितना होता है? जीरो होता है।
हाँ जी सर। तो दूसरी कंडीशन आती है हमारे पास कि यदि थीटा 0 हो जाए, दैट इज दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल या कोलिनियर हो जाए, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये 0 में चला जाएगा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 0। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो एक 0 वेक्टर आता है। यही तो मतलब हुआ। ठीक है जी, कोई परेशानी, दिक्कत, दुविधा यहाँ तक ओके है? अच्छा, अगर मान लो वो क्वेश्चन में ये कह दे कि क्रॉस भी 0 है और डॉट भी 0 है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, तो इसका क्या मतलब होगा? शाबाश, दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 है, क्योंकि डॉट है तो परपेंडिकुलर या दोनों में से कोई एक 0, क्रॉस 0 है तो पैरेलल या दोनों में से कोई एक 0। तो दोनों की कॉमन कंडीशन क्या आई? दोनों में से कोई एक 0। साइमल्टेनियसली वो ना तो परपेंडिकुलर और ना पैरेलल हो सकता है। एक साथ परपेंडिकुलर पैरेलल दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर डॉट भी 0 है और क्रॉस भी 0 है, इंप्लाइज दैट दोनों में से कोई एक 0 वेक्टर है। बात समझ में आ गई? कोई परेशानी? कई बार क्या होता है, वो हमें डॉट दे देता है, कई बार वो हमें डॉट की वैल्यू दे देता है और क्रॉस की वैल्यू दे देता है, मैग्नीट्यूड नहीं देता, और कहता है थीटा निकालो। डॉट दे दिया, क्रॉस दे दिया, मैग्नीट्यूड नहीं दिया दोनों का। कहता है वो हमारे से कि भाई आप जो है एंगल निकालो। तो उसका भी फार्मूला है हमारे पास। एक फार्मूला होता है हमारे पास, टेन थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। दोनों फार्मूलों को डिवाइड कर लो ना भाई। साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, टेन थीटा आता है कि नहीं? तो वो जो पहले कॉस थीटा वाला फार्मूला पड़ा था, अगर उस इस वाले साइन थीटा को उस वाले कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं तो लेफ्ट में तो आ गया साइन अपॉन कॉस, यानी कि टेन थीटा। राइट में आ गया ये जो फार्मूला बोर्ड पे लिखा वो अपॉन ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। तो मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी से मैग्नीट्यूड ए कट गया, वो नीचे से डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर ऊपर और उसका न्यूमरेटर नीचे। तो यानी कि अगर आपको डॉट पता है और क्रॉस पता है तो आप टेन थीटा का ये फार्मूला लगाकर एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है सर, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? कोई परेशानी नहीं? के बाद आगे लिख लें अपने पास, अगला टॉपिक हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके आपको दो साइड्स पता है वेक्टर्स के रूप में, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर्स। तो आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे और उसकी हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको जो मिलेगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल कहलाएगा। ठीक है सर। इसके बाद आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसमें क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में? मान लीजिए आपके पास ये एक पैरेललोग्राम है जिसकी आपको दो एडजेसेंट साइड्स पता है वेक्टर्स के रूप में, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो इसका फार्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बस हाफ नहीं आता इसमें। ठीक है जी, हाफ नहीं आता। आपने पढ़ भी रखा है कि भाई अगर जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, वो उसे दो ट्राइंगल में डिवाइड करता है जिनका एरिया आपस में इक्वल होता है। तो यानी कि हाफ के इंटू टू कर दूं तो पूरे का वो एरिया मिल गया हमें पैरेललोग्राम का। कोई परेशानी नहीं? इसके बाद एक हेडिंग डाल लें, नोट, NOTE, नोट। नोट में लिख लें
if we have to find a vector perpendicular to two given vectors, A vector and B vector. If we have to find a vector perpendicular to two given vectors, A vector and B vector, comma, then the required vector is, then the required vector is A vector क्रॉस B vector. यानी कि जब भी कभी हम दो वेक्टर का क्रॉस निकालते हैं ना, तो वो जो हमारे को वेक्टर मिलता है वो उन दोनों दिए हुए वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है. ठीक है जी, दोनों के क्या होता है वो परपेंडिकुलर. तो अगर आपको कभी भी किन्हीं भी दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो सीधा सीधा आप उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर दो, तो वो उसके परपेंडिकुलर होगा. या तो हम ये निकाल या फिर हम ये निकाल लें माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये भी क्या होगा परपेंडिकुलर. कैसे भाई, जैसे मान लीजिए दो वेक्टर हैं, लो एक मिनट समझ लो, ये वेक्टर है मान लीजिए, तो एक तो इसके परपेंडिकुलर अगर इन दोनों के देना आपको ऊपर जा सकता है, और एक परपेंडिकुलर किधर की तरफ जा सकता है वेक्टर, नीचे की तरफ जा सकता है. तो इसका ये मतलब हुआ कि दोनों डायरेक्शन में जा सकता है ना, तो मैंने इसलिए एक बार क्या लगाया माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, जिसे आप बी क्रॉस ए लिख सकते हैं. चाहे तो आप ए क्रॉस बी निकाल लो, चाहे आप बी क्रॉस ए निकाल लो, वो दोनों ही वेक्टर्स दिए हुए दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होंगे. बात समझ में आ गई? कोई परेशानी दिक्कत? इसका एग्जांपल निकालो जरा एक मिनट के लिए इस एक्सरसाइज के. अभी पिछली एक्सरसाइज के दो एग्जांपल आपको बताने रहते हैं, एक 19 एक 20. अभी आप 10.4 के एग्जांपल निकाल लें जरा. एग्जांपल 21 से शायद स्टार्ट है, 21 से 22 से 22 से 22 में क्या कहा गया, दो वेक्टर दे दिए और क्या कहा उसने हमारे से कि फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. भाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मतलब डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट जो निकालोगे वो अपने आप में एक वेक्टर में आएगा. फिर वो कह रहा है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा. कर लेंगे. अगले में क्या कह रहा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वेयर ए इतना बी इतना. यार आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए. जब तक हमें इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं पता होगा तब तक हम उसका यूनिट कैसे निकाल लेंगे. और जब तक हमें ये दो वेक्टर नहीं पता होंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तब तक हम इनके परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं निकाल पाएंगे. तो सबसे पहले क्या निकलेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी एड सब्ट्रैक्ट कर लोगे. जो दो वेक्टर आएंगे उसे आप सी और डी मान लेना, पहले को सी कह देना, दूसरे को क्या कह देना डी. ठीक, तो अब आप सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर निकाल लेना. ठीक है जी, जो नया वेक्टर आया उसे मैंने आर वेक्टर कह दिया. वो वेक्टर इन दोनों के क्या होगा परपेंडिकुलर. आपसे उसका यूनिट वेक्टर मांग रहा आर कैप, तो फार्मूला पढ़ा था आपने, आर कैप इज इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर. तो जो भी रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ से निकलेगा उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, तो आपको इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर मिल जाएगा. आगे बात समझ में? ब्रैकेट में दिखा रखा आपको वो वाली बात जो मैं अभी आपसे कर रहा था माइनस वाली. कह रहा देयर आर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स डायरेक्शंस इन एनी प्लेन. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो सकता है और एक माइनस लगा के हो सकता है. देख लो ऊपर वाले आंसर में नीचे माइनस लग रही होगी, लग रही ना. तो वो इसी वजह से आई कि ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी तो आपने निकाला और इसने दिखाया ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी, तो मैंने आपको दोनों लिखवा रखे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए. कोई भी फाइंड आउट कर सकते हो, बोथ आंसर्स आर करेक्ट. ठीक है जी, माइनस डज नॉट इफेक्ट द परपेंडिकुलरिटी ऑफ दिस वेक्टर. उसके बाद उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग द पॉइंट दिस 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 एज इट्स वर्टिसेस.
एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के, किसी भी एक को, चाहे ए को, चाहे बी को, चाहे सी को, वहां से दो कोई इनिशियल वेक्टर निकाल लेंगे। ए पकड़ोगे तो ए बी ए सी, बी पकड़ोगे तो बी ए बी सी पकड़ोगे तो सी बी और सी ए। ठीक है जी, कोई भी दो कोई इनिशियल वेक्टर निकाल लो। देखो मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में दोनों कोई इनिशियल लिए, तो आप कोई भी दो वेक्टर निकाल लो, दोनों की क्रॉस करके उसका मैग्नीट्यूड और हाफ से मल्टीप्लाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। कर लेंगे, कराऊं? अगला देखो, अगले में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर इतना इतना। दो एडजेसेंट साइड दे रखी है वेक्टर बी वेक्टर के रूप में, तो दोनों की क्रॉस और उसका मैग्नीट्यूड, हाफ ना लगा दियो इसमें, पैरेललोग्राम है ये, ठीक है ना, और आपको एरिया मिल जाएगा। कर लेंगे एक्सरसाइज ट्राई। आपको एक तो ये एक्सरसाइज ट्राई करनी है, एक मिसलेनियस एक्सरसाइज निकाल लो जरा। मिसलेनियस एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन और 4 एमसीक्यू हैं। ठीक है जी, आज आपको ये पूरी एक्सरसाइज ट्राई करनी है साथ साथ। ठीक है, जितने हो जाए बेटर, नहीं हो कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन। कोशिश मैं करूंगा कि सारे ही बता दूंगा, लेकिन पहले आप लोग एक बार खुद कोशिश करना। लेकिन 10.4 करने के बाद इसके एग्जाम्पल्स पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। 27, 28, 29, 29 तक ही है ना, 30 भी है, 30 पे भी डाल लें मोस्ट इंपॉर्टेंट। 27, 28, 29, 30, 4 एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट एग्जाम्पल है उसे एक दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि भाई इसका एक और फार्मूला, एक और लैंग्वेज क्या है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आ भी चुकी है और आगे भी ये उसी लैंग्वेज में पूछे जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आज के लिए पर्याप्त काम है आपके पास, इसे पूरा कर ले।